सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि कल हमने यूसेट की चर्चा की थी। आज हम यूसेट यानी उत्तराखंड जो राज्य पात्रता परीक्षा विश्वविद्यालय और विद्या कॉलेजों के लिए यानी महाविद्यालयों के लिए जो आयोजित होगी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी उसको आयोजित करेगी, उस पर हम सिलसिलेवार और प्रत्येक फैक्ट या तथ्य पर चर्चा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। तो देखते हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा कि 24 तारीख से लेकर 10 जो है 20 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। अभी पूरी सूचना आपको उपलब्ध कल से वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी और 7 जनवरी को इसका पेपर होगा। तो आपके पास 60 दिन लगभग बचते हैं, 60 से 70 दिन। उसके अंतर्गत आपने पूरी तैयारी अपनी करनी होगी और इस बीच अपनी तैयारी को बल देना होगा। 60 दिन भी आपके पास नहीं बचेंगे, लगभग मान के चलो आपके पास 50 दिन होंगे। ठीक है। अब इसमें बात पहली यह आती है, इसमें योग्यता की बात करूं, इसमें आयु सीमा यानी एज लिमिट की कोई सीमा नहीं है। अब होगी तो अलग बात, नहीं होगी वैसे, जैसे नेट में होता है, नेट में नहीं होती है, सिर्फ जीआरएफ के लिए होती है। उसमें जो है 30 एज होती है। बीच में कोरोना काल में 1-2 साल घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, वो बात अलग है। ठीक है। दूसरा, इसमें अगर एज लिमिट सबसे महत्वपूर्ण बात होती है और वो उसका यह महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि अगर आपकी एज है तो तभी आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हो, वरना आप इसके बारे में सोचोगे क्या। तो इसके लिए आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तथ्य, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह आती है कि इसमें एजुकेशन जो शिक्षा की योग्यता क्या होगी। तो आपको मालूम है कि नेट में जो है 55% होता है और कैटेगरी के लिए इस 50% होता है, जबकि महिलाओं के लिए भी उसमें 50% होता है। ठीक है। यह रही शैक्षिक योग्यता की बात। अब हम चर्चा करते हैं कि अभी हाल ही में जो है मध्य प्रदेश में हुआ था सेट का पेपर। तो मध्य प्रदेश में जो है सेंटर की योग्यता उन्होंने रखी थी, उसमें भी एज लिमिट कुछ भी नहीं थी। अगर हम बात करें जो है शैक्षिक योग्यता, तो शैक्षिक योग्यता की बात करें, उसमें जर्नल के लिए 55% था, जबकि अदर कास्ट के लिए 50% था। वहाँ पर पासिंग मार्क कितना था, जर्नल के लिए 45% था, यानी 40% आपको लाने होंगे, आप जो है सेट क्वालिफाई कर सकते हैं। जबकि अदर कास्ट यानी SC ST और OBC SC ST के लिए वहाँ पर 35% था। ठीक है, यह बात रही। तो बहुत अच्छा मौका है, इसलिए भी मैं इस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर रहा हूँ कि जैसे आपने नेट दिया होगा, अभी मैं जुलाई अगस्त में नेट का पेपर हुआ था, तो उसमें लगभग हिंदी की बात मैं करूं तो लगभग 58 से 62% की बात करूं, इतनी बड़ी मेरिट गई थी, इतनी हाई मेरिट गई थी। क्योंकि अब पेपर इतना, जैसे कि पेपर भी हार्ड आ रहा है, लेकिन इतनी अगर यहाँ पर 40 से 45 भी रहता है तो आप आराम से इसको क्वालिफाई कर जाओगे, अगर किसी ने नेट का दिया होगा तो। बस रहते आप पे बात है कि आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, आप किस तरीके से आपका अध्ययन चल रहा है प्रगति की ओर। ठीक है। तो लगभग मान के चलो, अगर 45% जर्नल के लिए होगी और 40% OBC के लिए और 35% ST ST के लिए, जैसे कि यूटेट में होता है। ठीक है। ये सेट होने का यही मतलब है कि आपको अपने राज्य में शिथिलता दी जाएगी। उम्र सीमा में कोई भी परीक्षा आयोजित होती है तो एजुकेशन में और भिन्न भिन्न चीज़ों में शिथिलता का मतलब आपको छूट दी जाएगी। ठीक है, दी जाती है, जैसे यूटेट सीटेट में होता है। अब बात आती है कि इसमें जो है 2017 से पहले इसमें 3 पेपर होते थे। एक जर्नल पेपर होता था जिसमें मैथ, थोड़ी बहुत रीजनिंग आती थी, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित और शिक्षा आयोग से संबंधित। इस प्रकार से इसमें 10 टॉपिक थे और 50 अंक का यह 50% थे और 100 अंक निर्धारित किए गए थे। ठीक है। दूसरा पेपर 17 से पहले की बात कर रहा हूँ, इसमें 50% थे और 100 अंक थे। तीसरा पेपर होता था जिसमें 75% रहते थे और 150 अंक का था। ठीक है। तो लगभग मान के चलो आपकी इसमें जो है लगभग 350 लगभग इसका मार्क होता था।
लेकिन 2018 के बाद चेंजिंग हुआ, फर्स्ट पेपर वही रहा, उसमें 50 प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन बनते हैं और प्रत्येक 2 अंक का बनता है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन जो है सेकंड और थर्ड पेपर का मात्र अब जो है सेकंड सब्जेक्ट से संबंधित एक ही पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 अंक ही उसके 200 अंक निर्धारित किए जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सेट या नेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। यह योग्यता से संबंधित, पेपर से संबंधित, शैक्षिक योग्यता से संबंधित, पासिंग मार्क्स से संबंधित बात रही। अब हम जो है फर्स्ट पेपर जनरल पेपर पर चर्चा करेंगे कि जनरल पेपर किस प्रकार का आएगा। देखो, नेट और सेट में कोई अंतर नहीं रहता है। आपने स्पष्ट देखा, कोई भी महाविद्यालय आपने देखा होगा तो उसमें स्पष्ट लिखा रहता है यूजीसी के मानक। आप राज्य में कोई भी कॉलेज अगर खुलता है तो वहाँ पर राज्य की नहीं चलेगी, बशर्ते कॉलेज, डिग्री कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर अगर राज्य पोषित 3 प्रकार के कॉलेज होते हैं, एक प्राइवेट होता है, एक राज्य पोषित होते हैं, एक सेंटर के होते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो होता है यूजीसी वहाँ पर लिखाई होगा, उसकी मान्यता के अनुरूप, मापदंडों के अनुरूप चलना होता है, ठीक है। तो ये तो अगली बात है, इस बड़ी बात में हम नहीं पहुँचेंगे। अब देखते हैं हम सिलेबस के बारे में। अब सिलेबस जो है नेट का होगा तो वही यहाँ पर भी होगा, थोड़ा चेंजिंग हो सकता है लेकिन उतना चेंजिंग नहीं होगा शायद में। हाँ, अभी यूजीसी का मानक आया था कि हम जो है, अभी कुछ दिन तुमने देखा होगा कि जो चेयरमैन थे जगदीश, जो यूजीसी के, उनने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि इसमें हम बदलाव करेंगे, थोड़ी बहुत चेंजिंग करेंगे, क्योंकि काफ़ी साल पहले जो है नेट या जीआरएफ के सिलेबस में कुछ चेंज हुआ था, तो काफ़ी सालों के उपरांत नहीं हुआ था। लेकिन होगा भी तो इतना बड़ा अंतर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि परीक्षा अब जो है 1.5 महीने उपरांत आपकी परीक्षा होगी। अब देखते हैं हम साथ फर्स्ट पेपर पर, जनरल पेपर पर, ठीक है। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके 55% या 50% जो भी है स्नातक में होना चाहिए आपका, किसी भी सब्जेक्ट में हो। अब हम फर्स्ट पेपर पर चर्चा करते हैं कि फर्स्ट पेपर होगा जर्नल, उससे है शिक्षण अभिरुचि, संचार से संबंधित होगा, जो है उसमें पर्यावरण से संबंधित होगा, कुछ सामाजिक विज्ञान या जर्नल एसएसटी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें थोड़ा रीजनिंग होगा, थोड़ा मैथ होगा। इस प्रकार से 10 यूनिट फर्स्ट पेपर में होगा और उस 10 यूनिट में हम चर्चा करेंगे कौन कौन से यूनिट हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना आप लोग जो नए हैं, तो आपको सिलसिलेवार विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। आप सेट की तैयारी करोगे तो आप अपनी एलटी का भी उससे अपना समन्वय बना सकते हो और लेक्चरर के लिए भी, जैसे हम चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला जो टॉपिक 10 टॉपिक में, 10 खंडों में या टॉपिक में बटा हुआ है, तो हम पहला टॉपिक जो इसमें लगा हुआ है वह शिक्षण अभिवृत्ति या अभिक्षमता का लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो, यह जो है शिक्षण अभिवृत्ति, यह जो है हमारा एलटी में भी लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा है शोध अभिवृत्ति। शोध अभिवृत्ति, अब शोध वाला जो है हमारा लेक्चरर में भी लगा हुआ है। तीसरा संप्रेषण, और संप्रेषण नेट में भी लगा हुआ है, लेक्चरर प्री में भी लगा हुआ है। लेक्चरर प्री की मैं बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट की बात नहीं। और एलटी में भी यह संप्रेषण लगा हुआ है। हाँ, थोड़ा उसका एक ही अंश है, अंत और अंतर्वैयक्तिक, लेकिन यहाँ पर विस्तार से संप्रेषण के बारे में, जैसे एलटी में। चौथा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और यह जो है नेट में भी है। लोक विकास और पर्यावरण, पर्यावरण से संबंधित इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट में, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया और पृथ्वी सम्मेलन, इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छठा, इसमें उच्चतर शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन के बारे में, जैसे सिलसिलेवार आपने देखा हो कि अंग्रेजी शासनकाल से ही हमारे मैकाले से ही व्यवस्था चली आ रही है, तो उस आप पूरा देखोगे, उसमें राधा कृष्ण देखोगे और उसके बाद जो है मुदालियार आयोग देखोगे। इस प्रकार से सिलसिलेवार तरीके से आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। फिर इसमें हम आते हैं दूसरा खंड। ये 4 भाग तो सामान्य है। 5वां इसमें बोध से संबंधित होगा, ठीक है, तर्कशील से संबंधित होगा, लॉजिक से संबंधित होगा, ठीक है, जैसे कि लेक्चरर में प्री में होता है। इसमें 8वां है गणित तर्क और अभिवृत्ति। और गणित तर्क में क्या होगा, संख्या तथा अक्षर श्रृंखला और वर्गीकरण, ठीक है, कोडिंग, कूट लेखन और संबंध, इस प्रकार से आएगा।
गणित अभिवृद्धि इसमें अगला है। अब देखना गणित अभिवृद्धि में क्या होगा, संख्या पद्धति, महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्त्य, ठीक है, प्रतिशत होगा, उसके बाद ब्याज और छूट होगा, समय और दूरी होगा, यह गणित का है। इसमें दशमलव तथा भिन्न होगा, अनुपात और समान अनुपात होगा, लाभ हानि होगी, औसत और समय और कार्य होगा, ठीक है। ये जो है ये सारे यूनिट जो है मैथ में है। ये नौवां है युक्ति युक्ति तर्क, ठीक है। इसमें तर्क की संरचना की समझ होगी, सदृशता परीक्षण होगा, विश्लेषणात्मक तर्क, प्रमाण, भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन, तार्किक वेन आरेख, न्याय निगमन और श्रेणी क्रम तथा अनुक्रम। यह किस में होगा, तर्कशील में होगा, ठीक है। और चौथा आंकड़ों का, जिस प्रकार से आपने इकोनॉमिक्स में देखा होगा आंकड़ों की व्याख्या से संबंधित, ठीक है। तो कुल मिला के आपको थोड़ा इस मैथ का सिलेबस जो आर्ट वाले होंगे, सामान्य वाले होंगे, तो उन्हें थोड़ा सा यहाँ पर ये सिलेबस थोड़ा कठोर लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फिर भी आपके पास जो है 7-8 यूनिट ऐसे हैं कि जहाँ से आप अगर 50 नंबर का भी पेपर होता तो प्रत्येक यूनिट से जो 5 नंबर का पूछेगा, तो आप एन यूनिट से भी ऐसे नंबर अर्जित कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या है। अब देखो टीचिंग एबिट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि, जैसे हमने पढ़ा था, इसके अंतर्गत क्या क्या है, शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं एवं मूल्य अपेक्षाएं, फिर शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या क्या है, किशोरा और वयस्क शिक्षार्थियों की अपेक्षाएं, शैक्षिक सामाजिक भावात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जैसे कि ये सारी चीज़ें जो है आपके यू टेट, सी टेट, DL, DLED और BEd में भी है, ठीक है। शिक्षण प्रभावक तत्व, इसमें शिक्षण प्रभावक तत्व कौन से हैं, शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं और शैक्षिक वातावरण, ठीक है। अगला हम देखते हैं, ये केवल फर्स्ट यूनिट का है। उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, जैसे स्वयं प्रभा, स्वयं तुमने सुना होगा चैनल, और एक जो है जिससे हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, स्वयं और स्वयं प्रभा, मूक्स इत्यादि। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत परंपरागत, आधुनिक और ICT आधारित इसमें भी है, और अलग इसका टॉपिक भी लगा हुआ है। मूल्यांकन जैसे वो तो है ही, ठीक है। मूल्यांकन के तत्व, प्रकार, उस शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन और कंप्यूटर आधारित परीक्षा मूल्यांकन पद्धति, जैसे आपने नेट का पढ़ा होगा तो उसमें एक 2017 में जो है उस शिक्षा के लिए एक मूल्यांकन का आधार बनाया गया था रैंकिंग देने के लिए। जैसा आपने सुना होगा IIT ये इतना रैंकिंग आ गया, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी इस रैंकिंग में आ गई। तो अभी तो आपके खोपड़ी से ऊपर बात जाएगी, लेकिन आपको क्वालिफाई करना होगा तो पढ़ना होगा मित्रों। तो इस प्रकार से इसमें है ये, ठीक है। जैसे उच्च शिक्षा दिया है ना इसमें, जैसे आप तो इसमें सामान्य स्तर पढ़ते हो टेट में या LT के लिए। अब इसमें दूसरा टॉपिक क्या है, शोध का है। तो शोध का अर्थ, विशेषण, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, ठीक है। शोध के चरण, शोध पद्धति, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक या मात्रात्मक, ठीक है। शोध प्रबंध एवं आलेख, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, शोध में ICT मतलब संचार का माध्यम, अनुप्रयोग और शोध नैतिकता, ये दूसरा टॉपिक है, ठीक है। अब हम संप्रेषण पर चलते हैं, तीसरा। संप्रेषण महत्वपूर्ण है। देखो मित्रों, आप जो है रचनात्मक ज्ञान तब तक नहीं हो सकता है जब तक आप सिलेबस नहीं देखोगे, आप एक ढंग से अध्ययन नहीं करोगे। अब ये संप्रेषण जो है LT में भी लगा हुआ है, लेक्चरर प्री में भी लगा हुआ है, और नेट में तो है ही है। संप्रेषण में संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण। अब जो LT में दिया है उसमें अंतः संप्रेषण और अंतः या व्यक्तिगत संप्रेषण, वहाँ आपको ज़्यादा नहीं जाना है, यहाँ जन मीडिया तक। अब संप्रेषण हम व्यक्तिगत, जैसे मैं वार्तालाप करता हूँ या कर रहा हूँ, यह भी संप्रेषण है। लेकिन एक ITC संप्रेषण दूसरा है, जन संचार का माध्यम, जैसे अगर मोबाइल के माध्यम से, ये भी संप्रेषण है।
फ़ोन के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, ठीक है। लेकिन वहाँ पर हमारा सीमित है, यहाँ हमारा जो है लेवल बड़ा होगा, ठीक है। प्रवाही संप्रेषण वाचित या वाचिक होना चाहिए था, गैर वाचिक अंतो सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण। प्रवाही संप्रेषण की बातें बातें कैसे होती है, जन और मीडिया का इसमें एक पॉइंट आ गया है ना। अब हम देखते हैं इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, पांचवा वाला आपने देखा होगा इसमें, उच्चतर शिक्षा का। तो उच्चतर शिक्षा में जो है सामाजिक, इसमें उच्च शिक्षा अधिगम संस्थाएं प्राचीन भारत में शिक्षा, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद भारत में उस अधिगम शोध का उद्भव, भारत में प्राच्य पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, और मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। इसमें आपको कुछ ऐसा देखना पड़ेगा, एक आध क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि जैसे इतिहास में और पॉलिटिकल में आपने देखा होगा कि शिक्षण व्यवस्था से कौन सा अधिनियम का पारित कब हुआ था, उसमें इस प्रकार से भी बनता है कि जैसे इसमें नीति निर्देशक तो यहाँ भी इसमें पूछा जाता है प्रशासन में, ठीक है। और उसमें अधिकार भी पूछे जाते हैं, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। तो आप इन पॉइंटों को नोट करते रहेंगे, जैसे आप सिलेबस देखोगे तो आपका नॉलेज खुद पे खुद बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक मॉडल है, ठीक है। सिर्फ मैं आपको एक मॉडल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि इस प्रकार से बनेगा, जिसकी करने की इच्छा होगी वो करेंगे। बस रहते यहाँ पर एक चक्रव्यूह होगा मित्रों, जैसे कि चक्रव्यूह की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बड़ी मुश्किल से 2-4 सालों में, 7 सालों के बाद यू सेट का पेपर हो रहा है, 4 सालों के बाद LTO लेक्चरर का पेपर हो गया। तो यहाँ पर तीनों तरीके से, और चौथा बेरोजगारी का चक्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब LT का सिलेबस अलग है, लेक्चरर का सिलेबस अलग है, नेट यानी यू सेट का सेलेट का जो है सिलेबस अलग है। अब आपको यह जानना है कि आप किसकी तैयारी करोगे, ठीक है। करने के लिए सभी करेंगे, लेकिन किसी में तो हमें ज़्यादा ऊर्जा खपत करनी होगी। इस बेरोजगारी, इस करोड़ों और लाखों की दौड़ में निकलने के लिए कहीं पर तो हमें युक्ति, औषधि ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ से हम अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो सके। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक प्रारूप 2020 की बात करूं, नेट की यह क्वेश्चन है, ठीक है। सेट की भी बात करूंगा, अभी मध्य प्रदेश में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है? अनौपचारिक रूप से विकल्प आधारित प्रणाली मूल्यांकन, बी कंप्यूटर आधारित परीक्षण के माध्यम से मूल्यांकन, सी संकल्पनात्मक मूल्यांकन, और डी है निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो इसका क्या होगा? निर्माणात्मक मूल्यांकन होगा। यह नेट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। दो चीज़ों से हम तुलना करेंगे, नेट में किस प्रकार से पूछे जाते हैं और सेट में राज्य किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे सी टेट में और यू टेट में, ठीक है। 2-2 4-4 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षण को सांतिक की तरह देखा जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी प्रकारता शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करती है? प्रशिक्षण, अनुकूलन, अनुदेश, मतारोपण। तो इसमें क्या होगा? अनुदेश या अनुदेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी अधिकार क्षेत्र में संबंधित अधिगम परिणामों को इंगित करने के लिए निम्नतर से उच्चतर क्रम क्या है? निम्नतर से उच्चतम मतलब निम्न श्रेणी से आगे हमें बढ़ना है। ग्रहण करना, मूल्यांकन करना, प्रतिक्रिया करना, संगठन, चरित्रकरण, ठीक है। अब यह किससे संबंधित है? आपने देखा, ब्लूम का पढ़ा होगा ना आपने, भावात्मक, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, उससे संबंधित है ये। यानी जो पहला चैप्टर लगा है शिक्षण अभिवृत्ति अभिक्षमता का, शिक्षण, ठीक है, टीचिंग एबिट्यूड का, उसका संबंध सीधे सीधे यू टेट सी टेट से है। यानी आप वहाँ तैयारी करते हो तो यहाँ से भी आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं कुल मिला के, ठीक है।
अब इससे किससे संबंध है, अब ये क्रम लगाने हैं, तो इसका निम्न स्तर क्या होगा, उच्च स्तर क्या होगा, ठीक है। तो इसका सबसे निम्न स्तर उच्च स्तर होगा ग्रहण करना, निम्न स्तर होगा, और सबसे निम्न स्तर होगा चरित्रकरण। अब आप यहाँ पर मूल्यांकन देख रहे होंगे कि मूल्यांकन सबसे निम्न स्तर पर आता है, लेकिन गलत है। मूल्यांकन आएगा ज्ञानात्मक पक्ष में, जबकि यह किसका है, भावात्मक पक्ष का है। तो भावात्मक पक्ष में पहले क्या होगा, ग्रहण करना होगा, फिर आपका प्रतिक्रिया होगा, फिर आपका मूल्यांकन होगा, फिर संगठन होगा, फिर चरित्रीकरण होगा, ठीक है। अब वो ज्ञान बोध मूल्यांकन वो किस में है, ज्ञानात्मक पक्ष में है, ठीक है। अब देखते हैं कि यू सेट के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अभी हमने चर्चा की थी नेट का क्वेश्चन कैसे बनता, अब यू सेट 2018 में कैसे बना था। यू सेट की कहीं सेलेक्ट भी इसको बोलते हैं, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। यू सेट पे अगर कोई बुक अगर आप लेते हो मार्केट से, तो नेट उसमें लिखा होगा यू सेट, और यू सेट नहीं लिखा होगा तो सेलेक्ट लिखा होगा, ठीक है। अध्यापक के समायोजन में निम्न में से मुख्य भूमिका निर्भर करती है, क्या करती है, विद्यार्थी, समुदाय, स्वयं शिक्षक और प्रधानाचार्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मुख्य भूमिका समायोजन में कौन करता है, तो इसमें क्या करता है, कौन करता है, इसमें जो है स्वयं शिक्षक करता है, ठीक है। इसमें मुख्य भूमिका कौन करता है, स्वयं शिक्षक इसमें मुख्य भूमिका करता है। इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे, ठीक है। 64 नंबर का यह क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सीखने का परिणाम नहीं है, निपुणता, अभिवृत्ति, परिपक्वता, ज्ञान। तो इसके लिए क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो आपने इसका अध्ययन कर दिया होगा, तो इसका क्या होगा 64 नंबर का क्वेश्चन का, तो इसका परिपक्वता, ठीक है। और परिपक्वता और समायोजन जैसे आपको पता होगा कि यह किस में भी है, एलटी में भी है। अगला प्रश्न है, मौखिक निर्देश निम्न में से क्या सीखने में सबसे कम प्रभावशाली है, अभिवृत्ति, संकल्पना, तथ्य, निपुणता। तो इसका क्या होगा, निपुणता। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी में अधिगम शैली में अंतर के निम्न कारण हो सकते हैं। ए, शिक्षार्थी की सामाजिकरण प्रतिक्रिया, परिवार की आर्थिक स्थिति, विद्यार्थी द्वारा अपनाई गई सोच विचारने की योग्यताएं, बच्चे का लालन पालन। तो इससे क्या होगा, 66 नंबर का प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी, यानी विद्यार्थी द्वारा अपनाई गई सोचने और विचारने की योजना। ये MP सेट यदि जो राज्य करता है ना, ये मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश, अब आपने तुलना कर दी होगी, जो नेट का उसका लेवल हाई था और जो सेट का उसका लेवल कम था। किसी समूह में सामाजिक व्यवहार के पैटर्न को मापने की तकनीकी कहलाती है समाज मिति, अंतराक्रिया विश्लेषण, सामाजिक अंतर्मापनी, सोशियोग्राम। तो इसका क्या होगा, 67 का ये होगा समाज मिति। आपने यह टेट नेट में भी पढ़ा होगा। अगला अंतिम प्रश्न है, शिक्षक का ज्ञान जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है। ऐसा कौन सा ज्ञान है जो शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है, भावात्मक पर क्षेत्र से, संज्ञानात्मक पर क्षेत्र से, क्रियात्मक पर क्षेत्र से और मनोगत्यात्मक पर क्षेत्र से। तो इसका सही क्या होगा, 68 का इसका सही होगा बी, यानी संज्ञानात्मक पर क्षेत्र से। तो मित्रों ये थे आज के क्वेश्चन और इस प्रकार से सिलेबस था। अब आपके दिमाग में आ चुका होगा। मैंने सिलसिलेवार प्रमुख तथ्यों पर और एक विश्लेषण और रचनात्मक ढंग से चर्चा की है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सिलेबस है, उसकी योग्यताएं मैंने आपको बता चुका हूं। जैसे फिर आएगा तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब इस समझ के उपरांत आप स्वयं देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से तैयारी करनी है, ठीक है। और तुलनात्मक ढंग से मैंने विश्लेषण किया है, नेट से इसकी तुलना और LT लेक्चरर से भी उसका समन्वय करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मित्रों सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि उचित और बेहतर ज्ञान सभी को उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।